नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या इंडस्ट्री सेक्टर में ट्रेंड क्या था और पैटर्न क्या था 1950 से लेकर के 2010 के बीच में। इसका पैटर्न और ट्रेंड जानने के लिए जा रहे हैं। इस पैटर्न और ट्रेंड को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको पहले इंडस्ट्री पॉलिसीज को पढ़ना जरूरी है। तो अगर आपने इंडस्ट्री पॉलिसीज के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, वहां पर आप जाकर के देखें। फिर आप यहाँ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर का जो ट्रेंड और ग्रोथ है वो समझ में आएगा। गेटिंग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर हम लोग पिछले 60 सालों की बात करें तो क्या इंडस्ट्री सेक्टर का कितना ग्रोथ था और कितना उसका जीडीपी का कितना ग्रोथ था, तो पिछले 60 सालों में 1950 से लेकर के 2010 के बीच में जो इंडस्ट्री सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एनुअल ग्रोथ था ओवरऑल पीरियड में वो कितना था? 5.5%, 5.5% के पास था। और अगर टोटल जीडीपी की बात करें कि उसका ग्रोथ रेट कितना था? 4.5%। समझ रहे? 4.6% जो था ओवरऑल ग्रोथ रेट था ये 6 डिकेड के अंदर। अब ये जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, क्या रीजन था? क्या रीजन था ग्रोथ रेट 4.6 होने का? दैट इज आउटपुट डाइवर्सिफिकेशन। आउटपुट डाइवर्सिफाई हुआ। पहले कुछ लिमिटेड आउटपुट ही प्रोड्यूस होते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस आउटपुट डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ज़्यादा नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए। रीजनल कंपोजिशन, अलग अलग रीजन में अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस हो। ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑनरशिप पैटर्न, दैट इज पीएसयू वगैरह ये सब आया। पीएसयू का निर्माण किया गया और वो आउटपुट बनाना स्टार्ट किया। दैट्स लीड्स टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज 1970 तक जो है हमारे कंट्री के अंदर जो डोमिनेंट था शेयर में कि कौन डोमिनेंट है, तो वो इंडस्ट्री सेक्टर जो था वो डोमिनेंट था। दैट इज लीडिंग सेक्टर। 1980 के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर बोलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलिए, बात बराबर, ठीक है ना, लगभग बात बराबर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है कि कौन आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, और इंडस्ट्री सेक्टर का मतलब किस फैक्टर के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कौन से फैक्टर के द्वारा आउटपुट बनाया जा रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर के द्वारा कितना आउटपुट बनाया जा रहा है, दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर। गेटिंग? बात दोनों बराबर है। उसके बाद 90s 80s के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डोमिनेंस हुआ। 1990s के टाइम पे जो है वो सर्विसेज सेक्टर का डोमिनेंस हुआ, ठीक है ना। दैट इज सर्विसेज सेक्टर वाज द इकोनॉमी लीडिंग सेक्टर। नेक्स्ट वन इज पॉलिसी रिजीम। हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंदर देख चुके हैं कि कब पॉलिसीज क्या आया और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी पे। वही यहाँ पे थोड़ा सा समरी के फॉर्म में कि 50 से 65 के बीच में जो था आपका फर्स्ट रिजोल्यूशन आया, पहला जो है 1948 में, फिर 1956 के अंदर, फिर 63 के अंदर। पहला में मिक्स्ड इकोनॉमी का बात कहा गया, प्राइवेट। दूसरा जो था आपका दूसरा जो 1956 वो पीएसयू के बारे में बात किया, वो लाइसेंसिंग के बारे में बात किया। 63 वाला प्राइस कंट्रोल के बारे में बात किया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जो है वो कंट्रोल सिस्टम बढ़ता चला गया। तो आप देख सकते हैं 1951 से 66 तक जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर आगे आने वाले टाइम में क्या होगा उसका पूरा फ्रेमवर्क, पूरा स्ट्रक्चर बताया गया, ठीक है ना। दैट इज वो सेंट्रल या स्टेट कंट्रोल्ड होगा इंडस्ट्री सेक्टर। दैट इज एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे ये 15 सालों के अंदर पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज 67 से लेकर के 80 तक। 67 से 80 तक क्या हुआ कि फिर जो आपका डोमिनेंस है, प्राइस कंट्रोल है, और उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो ये सारा चीज़ हुआ जिसके वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल का जो रोल था इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, कितना आउटपुट बनेगा, कौन कितना प्रोड्यूस करेगा, क्या बनाएगा, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सारा वो डिसाइड करते थे। समझ रहे? MRTP एक्ट इसी टाइम पे आया। तो ये सारे फैक्टर्स के कारण कंट्रोल ज़्यादा स्टेट का बढ़ा। आप पढ़ सकते हो दैट इज इनवर्ड ओरिएंटेड, कि हम बनाएंगे, खुद बाहर वाले को हमें अलाउ नहीं करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड, है ना। हम इनवर्ड ओरिएंटेड है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे। दैट इज। नेक्स्ट वन इज 81 से 90। 81 से अगर 90 के बीच में बात किया जाए तो थोड़ा सा इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम क्या हुआ, लिबरल सोच के हुआ पॉलिसीज को लेकर के। फिर आपका
जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको अलाउ किया गया कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एमएनसी वगैरह में। फिर राजीव गांधी आए, राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी को लाने की बात कही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा दिया, ठीक है ना। उसके साथ साथ वो फिजिकल पॉलिसीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए, ज़्यादा पैसे खर्च किए। तो ये था 1990s के टाइम पे। तो जो रेगुलेशन था उसको कम किया गया, नंबर ऑफ जो लाइसेंसिंग था उसको घटाया गया, ठीक है ना। साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसी अपनाया गया, जिसके कारण ग्रोथ हुआ, एक्सेलरेटेड ग्रोथ। यहाँ पे कंट्रोल था तो आप देख सकते हैं दैट इज स्टैग्नेट ग्रोथ, समझ रहे हो ना। हाँ, उसके बाद आता है 1991 आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म, हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया। 1991 से 2000 तक का क्या था सीनेरियो? 1991 से 2000 तक का था कि हमारा जो इकोनॉमी का रिफॉर्म है वो होने के कारण अलग अलग सेक्टर ओपन हुआ, इंडस्ट्री सेक्टर भी ओपन हुआ, प्राइवेट का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, है ना। साथ में जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको अलाउ किया गया, है ना, कि आप खोल सकते हैं यहाँ पे आके, जिसके कारण जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हुआ, अच्छा हुआ। फिर 2001 से 2011 के बीच में क्या हुआ कि फिर जो इंडस्ट्री सेक्टर है या सर्विसेज सेक्टर है, ये सेक्टर बिल्कुल कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड था। डिमांड भी बाहर वाले बहुत कर रहे थे, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर भी आकर के आ रहे थे, बाहर वाले डिमांड हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। तो ये सबसे गोल्डन पीरियड था, दैट इज 2001 से 2010 के बीच में, दैट इज ग्रोथ इंश्योरेंस। ग्रोथ बढ़ गया, और लेकिन साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल क्राइसिस से आया, दैट इज 2008 के अंदर, जिसके कारण डिक्रीज हुआ। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये आपका पॉलिसी था, इस तरीके की अपनाएंगे। अब बात आता है क्यों जो इंडिया है उसका इंडस्ट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड है, कैसे, कब, क्या रीजन है। तो ये सारा चीज हम लोग ट्रेंड के थ्रू समझेंगे, ठीक है। हाँ, तो आइए अब ट्रेंड के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्या ट्रेंड है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर का ही ट्रेंड देखेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर ट्रेंड देखे थे, सर्विसेज का सर्विसेज में देखेंगे। तो इंडस्ट्री सेक्टर का अगर ट्रेंड की बात किया जाए तो क्या है, आप ट्रेंड आप देख सकते हैं इंडस्ट्री सेक्टर का, कि जब ब्रिटिश रूल था 1900 और फिर 1947 तक, ब्रिटिश के रूल के टाइम पे जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो ग्रोथ है वो लगभग 1% के आसपास, कितना, 1%, एवरेज जो है वो 1%, मतलब ब्रिटिश के काल पे हमारा इंडस्ट्री सेक्टर 1% ग्रो कर रहा था। उसके बाद ब्रिटिश सेक्टर जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, आज़ाद हुआ, फर्स्ट रिजोल्यूशन आया, मिक्स्ड इकॉनमी के बारे में बात किया गया, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया गया, जिसके कारण हमारा जो ग्रोथ है इंडस्ट्री सेक्टर का वो बढ़ करके हो गया 6.3%, गेटिंग 6.3%। आज़ाद होने के बाद ग्रोथ बहुत तेज़ी से इंक्रीज किया। फिर उसके बाद आता है 1956 का जो आपका पॉलिसीज आता है, उसके अंदर आपका स्टेट गवर्नमेंट का रोल, प्राइवेट को पार्टिसिपेशन कम किया गया। उसके बाद फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको उनको अलाउ नहीं किया गया, जिसके कारण जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो ग्रोथ है वो क्या हुआ, कम हुआ। आप देख सकते हैं कि 67 तक हाँ ग्रोथ आपका इंक्रीज किया, ठीक है, लेकिन कंट्रोल रिजिम आने के कारण जो है आपका जो ग्रोथ है वो कम हुआ, समझ रहे हैं। ग्रोथ आपका डिक्रीज कर गया 6% से 4%। अब 90s-80s के बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार ने जो है वो थोड़ा सा लिबरल अप्रोच अपनाया, फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ किया, एमएनसी को। राजीव गांधी ने भी अलाउ किया, टेक्नोलॉजी वगैरह फिजिकल पॉलिसीज अपनाया, ठीक है ना, जिसके कारण आपका जो ग्रोथ है इंडस्ट्री सेक्टर का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीज कर गया कितना, 7.1%। और ये ग्रोथ कैसा था, डेप्ट लेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ वैसा जो पैसा उधार लिए और उसके कारण आप ग्रोथ कर रहे हैं, दैट इज योर डेप्ट लेड ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट वन इज योर 1991 टू 2000। 1991 से 2000 में क्या हुआ कि आपका इकॉनमी जो है वो ओपन होता है, प्राइवेट वाले के अलाउ, फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ। तो इनिशियली जो है वो आपका इकॉनमी बहुत अच्छा कर रहा था जब आपका हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो 1995 तक हम आगे देखेंगे, 1995 तक आपका इकॉनमी बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन 1995 के बाद क्या हुआ कि ग्लोबल डिमांड कम होना स्टार्ट हो गया, हमारा फिजिकल जो बर्डन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, ग्लोबल डिमांड कम होना स्टार्ट हो गया, फिजिकल बर्डन हमारा बढ़ना स्टार्ट हो गया।
जिसके कारण आपका जो ग्रोथ है वो कम होने लगा, ठीक है ना। तो ऑन एन एवरेज 5.7% पे जा करके ये रुका 1990 से 2000 के बीच में। फिर उसके बाद 2000 से 2010 दैट इज द गोल्डन पीरियड, कि इस पीरियड के अंदर क्या था कि 2003 से 2007 तक जो ग्रोथ है लगभग 8 से 9% का किया। फिर 8 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, फाइनेंशियल क्राइसिस आने के कारण ग्रोथ कम हुआ, तो ऑन एन एवरेज जो इंक्रीज किया वो 8% के 7.8% आपका जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुआ इंडस्ट्री सेक्टर का, जो कि सबसे ज़्यादा था पूरे पीरियड में। सबसे ज़्यादा कब हुआ इंडस्ट्री सेक्टर का ग्रोथ, दैट इज 2000 से लेकर के 2010 तक। सारे सेक्टर का सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब हुआ, 2000 से लेकर 2010 तक। आप चाहे बात करें सर्विसेज सेक्टर का 9.4% सबसे ज़्यादा, हाँ एग्रीकल्चर का कम हुआ, उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर का मैक्सिमम ग्रोथ हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसको और थोड़ा सा डिटेल फॉर्मेट में इसी चीज़ को जो मैंने आपको बताया इसी को रिवाइज करते चले जाते हैं। दैट इज़ ब्रिटिश के टाइम पे क्या था, आपका जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो कितना था, 1% के बीच में था, 1% के बीच में। और जीडीपी जो आपका था, जीडीपी ग्रो कितना से कर रहा था, 0.8%। आप देख सकते हो जीडीपी कितना से ग्रो कर रहा है, 0.8% से, ठीक है। फिर जैसे ही आपका इकॉनमी इंडिपेंडेंस होता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है, उसके अंदर मिक्स्ड इकॉनमी, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन का बात किया जाता है, जिसके कारण आपका इंडस्ट्री जो ग्रोथ है वो इम्प्रेसिव था, है ना, बहुत अच्छा था। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर क्या, स्टेट का कंट्रोल के बारे में बात किया जाता है, जिसके प्राइवेट वाले को अलाउ कम, फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ कम, जिसके कारण जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम हुआ, डिक्रीज किया, ठीक है ना, 4.3%। ये जो था 6-7% था इनिशियली, 6 to 7% इनिशियली। तो आपका ग्रोथ जो है वो डिक्रीज होता है 4.3% पे सेकेंड 5 ईयर प्लान आने के कारण। थर्ड 5 ईयर प्लान आता है 1961 to 66, और इस 5 ईयर प्लान के अंदर क्या, इस 5 ईयर के प्लान के अंदर और ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम कहा गया, प्राइस कंट्रोल की बात कही गई, ठीक है ना। साथ ही साथ इंडिया जो था उस टाइम वार फेस कर रहा था, 1961 के अंदर आपका चाइना के साथ वार, और 1966 में आपका पाकिस्तान के साथ वार। तो ये इंडिया वार फेस कर रहा था, साथ में साथ फॉरेन क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस थी 1957 के टाइम में इंडिया में, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, ठीक है ना। इस वजह से जो ग्रोथ है आपका डिक्रीज किया, तो ग्रोथ आपका जो था 4.3% वो डिक्रीज होकर के 2.8% हो गया, 2.8%। तो जैसे आज़ाद हुआ ग्रोथ इंक्रीज हुआ फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कम हुआ क्योंकि रेगुलेशन पीएसयू वगैरह बना, ठीक है ना। फिर थर्ड ईयर में और ज़्यादा कम हुआ क्योंकि वार वगैरह आया, फाइनेंशियल दैट इज फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आया, जिसके कारण और ज़्यादा ग्रोथ कम हुआ। तो ऑन एन एवरेज अगर पूरे बात किया जाए कि पूरे कितना मेंटेन किया ग्रोथ, दैट इज 6.5%। 6.5% हमारा जो ग्रोथ था वो पीरियड में था कब, 6.3%, दैट इज योर 1950 से लेकर के 67 तक, ठीक है। हाँ, अब जीडीपी की ग्रोथ की बात करते हैं तो जीडीपी का ग्रोथ कितना था, 3.4%। 3.4% जो था आपका जीडीपी का ग्रोथ था पहले फेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1966 के बाद क्या हुआ कि 1966 के बाद एंटी फॉरेन कैंपेन चला कि बाहर वाले को बिल्कुल अलाउ नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा दैट इज इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज आया कि हमारे सेक्टर हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, बाहर वाला बिल्कुल उसका गुड यहाँ नहीं बिकेगा, दैट इज इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज। एंट्री बैरियर, बाहर वाले को या प्राइवेट वाले को एंट्री पे बैरियर लगाया गया। फोकस ऑन कैपिटल गुड्स, ठीक है ना, फोकस किसके ऊपर किया गया, कैपिटल गुड्स के ऊपर किया गया। लेकिन जो इंडिया का एडवांटेज था वो किसके अंदर था, लेबर इंटेंसिव गुड के अंदर। मतलब इंडिया में ज़्यादा क्या थे, लेबर, तो लेबर चीप सस्ता में उपलब्ध थे इंडिया के अंदर, तो इसलिए लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है लाइक शूज बनाना, लाइक टेक्सटाइल सेक्टर, उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। फोकस किसके ऊपर किया गया, कैपिटल, मशीन के ऊपर, ठीक है ना, मशीन के ऊपर फोकस किया गया कि मशीन बनाएंगे, जो कि हमारा कॉम्परेटिव एडवांटेज उसके अंदर नहीं था, जिसके कारण हमारा ग्रोथ कम हुआ, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे पढ़ करके, दैट इज कॉम्परेटिव एडवांटेज वाज लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा था, जो कि फोकस नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज योर सेकेंड फेज। तो आपका सेकेंड फेज क्या आता है, 1967 से लेकर के 1980 तक।
तो इस फेज के अंदर क्या हुआ, 67 से 80 के बीच में आपका जो फेरा का गठन किया गया, फेरा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद जो बैंक है उसको नेशनलाइज किया गया, 27 बैंक है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले ली। साथ ही साथ जो MRTP एक्ट आया 1969 के अंदर, MRTP एक्ट आया, ठीक है ना, दैट इज मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, ये आया। तो ये सब आने के कारण क्या हुआ, और ज्यादा कंट्रोल आया, सरकार का और कंट्रोल इंक्रीज कर गया 1980 तक। और कंट्रोल अगर सरकार करेगी, प्राइवेट को आने नहीं देगी, बाहर वाले को आने नहीं देगी, तो ग्रोथ क्या होगा, कम। तो जो 6% के आसपास ग्रोथ हो रहा था पहले फेज के अंदर, वो डिक्रीज होकर के 4% पहुंच गया, समझ रहे हो, 2% का यहाँ पे डिक्रीज हुआ। लेकिन जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी सिर्फ इंडस्ट्री सेक्टर नहीं, सभी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इस पीरियड पे आपका क्या आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन, और ग्रीन रिवोल्यूशन आने के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है आप देख सकते हो कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हो 3.5%, 3.3%, 1.8% से इंक्रीज होकर के आप देखो डबल हो गया, ठीक है ना। इस कारण एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ करने के कारण आपका जो है जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3.4% से बढ़ करके 3.8% हो गया, समझ रहे हो, 3.8%, 3.4% से बढ़। ओके, नेक्स्ट फेज इज योर 1981 टू 1990s, जो कि इंदिरा गांधी और आपका राजीव गांधी इमरजेंसी के टाइम पे। तो मैं बता चुका हूँ कि पॉलिसीज कैसा किया गया, लिबरल किया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन का भी इम्पैक्ट था उस टाइम पे, फिस्कल पॉलिसीज को एक्सपेंशन किया गया, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया गया, जिसका क्या इफेक्ट हुआ, जिसके कारण हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो ग्रोथ किया, है ना। ग्रोथ कितना, जो 4% था उससे बढ़ करके 7% हो गया, तो 4% से बढ़ करके 7% हो गया। जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर बात करते तो कितना, 3.8% से 5.6% हो गया, लगभग 2% का इंक्रीज हुआ जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज योर स्टोरी कि आपका 80 से 90 के बीच में क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा क्योंकि ओपन पॉलिसीज, लिबरल पॉलिसीज अपनाया गया, साथ में आपका इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा 4 से 7%। नेक्स्ट वन इज फेज 4, दैट इज आफ्टर इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, और रिफॉर्म पीरियड में क्या हुआ आपका, आप देख सकते हो जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो ओवरऑल अगर पूरे पीरियड की इनिशियली तो इंक्रीज किया, 1991 से 95 तक क्या हुआ आपका, इंक्रीज किया जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है, बट 95 के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, जिसके कारण ओवरऑल जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ था वो कितना था, ओवरऑल अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात किया जाए तो आपका 5.7% था। आप यहाँ पे देख सकते हो 1991 से 94 के बीच में इंडस्ट्री का ग्रोथ 9%, समझ रहे हो ना, इंडस्ट्री का ग्रोथ 9%, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रोथ 7%, गेटिंग। लेकिन 1997 के बाद क्या हुआ कि जो रिफॉर्म का जो पेस है वो स्लो हुआ, ठीक है ना, जिसके कारण जो ग्रोथ आपका इंडस्ट्री सेक्टर का है वो जो 9% था वो कम होकर के 5.7% पे आ गया ऑन एन एवरेज, ठीक है। फिर जीडीपी की अगर ग्रोथ की बात किया जाए तो कितना, 5.6%, जो कि कांस्टेंट, आप देख सकते हो 5.6% कंट्रीब्यूशन कहाँ था, यहाँ पे 5.6% कंट्रीब्यूशन 1980 से 1990 के बीच में, और 1990 से 1991 के बीच में भी जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो क्या था, सेम था, देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेम जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2 डिकेड, ओके। हाँ, तो ये उसके बाद आता है फेज नंबर 5, दैट इज लास्ट फेज, ये 2000 से लेकर के 2010 के बीच में। ये पीरियड के अंदर क्या था कि सभी एक्सटर्नल डिमांड भी बहुत ज़्यादा था, सभी इकॉनमी भी बहुत अच्छा, वर्ल्ड की इकॉनमी वर्क कर रही थी, महंगाई भी कम थी, ठीक है ना, पूरे इकॉनमी के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया ने भी बहुत अच्छा वर्क किया इस टाइम। तो इस टाइम पे क्या हुआ, 3 से लेकर के 7-8 तक क्या था इंडिया के अंदर, गोल्डन पीरियड था, दैट इज द बेस्ट पीरियड। इस टाइम इंडियन इकॉनमी बहुत अच्छा वर्क की, आप देख सकते हैं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था इस पीरियड में, इस 5 सालों के अंदर, 5-6 सालों के अंदर आपका जो कितना था, 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा। और अगर एवरेज ग्रोथ रेट की बात करो जीडीपी का कितना एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट था, 8.7%, जो कि बहुत होता है, समझ रहे हो। तो जब हमारा कब इंडस्ट्री सेक्टर जो था 10% से ज्यादा ग्रोथ किया, दैट इज योर इंडस्ट्रीज, दैट इज योर गोल्डन पीरियड के टाइम पे।
लेकिन गोल्डन पीरियड के बाद क्या हुआ कि आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2007-8 के बाद आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसके कारण जो ग्लोबल डिमांड है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और अगर ग्लोबल डिमांड अगर कम होगा तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी क्या हुआ, कम हुआ। और जो जीडीपी ग्रोथ रेट 8.7% चल रहा था वो कम होकर के 6.7% पे आ गया। 2% का जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्रीज किया। अगर एवरेज की बात करें कि इस पीरियड में क्या क्या हुआ पूरे पीरियड के अंदर, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो पहले तो 10% से ज़्यादा चल रहा था, ठीक है ना, गोल्डन पीरियड के टाइम पे। बट क्राइसिस आने के कारण आपका जो है वो डिक्रीज होने के कारण एवरेज बनता है 7.8%, कि 7.8% आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ। सर्विसेज ग्रोथ की बात करते हैं तो 9% के आसपास। जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो 7.8% के आसपास। तो आपको डाटा रखना ऐसा याद होगा कि जीडीपी ग्रोथ हो चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, गोल्डन पीरियड के टाइम पे दोनों का जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल सेम है, दैट इज 7.8% के आसपास। समझ रहे हैं, दोनों का ग्रोथ रेट। और सर्विस का जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है देन इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट। गेटिंग? हाँ। और पर कैपिटा इनकम की अगर बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम भी सबसे ज्यादा इस टाइम इंक्रीज किया, दैट इज 6.2%। पहले जो है वो 1-2-3% रहता था। आप देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम यहाँ पे कि पहले 1%, 1%, 3%, 3%, लेकिन जो गोल्डन पीरियड था इसके अंदर कितना, 7% इंक्रीजमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, ये चीज है। अच्छा, उसके बाद देखिए जो आपका बात करते हैं फर्स्ट डिकेड, मतलब जो पहला डिकेड था आपका 21st सेंचुरी का, उसके अंदर जो है इंडस्ट्री सेक्टर से ज्यादा जो ग्रोथ किया वो क्या था, सर्विसेज सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो था वो लीडिंग था, जो इंप्रेसिव ग्रोथ किया। गेटिंग? हाँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट डाटा। इस नेक्स्ट डाटा के अंदर बात करेंगे 3 फेज, क्योंकि क्वेश्चन आता है बताइए 3 फेज के अंदर क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, बताइए 3 फेज के अंदर अलग अलग, ठीक है ना। तो उस चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, हम अगर समरी के फॉर्म में देखें जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है समरी के फॉर्म में, तो ब्रिटिश का जो पीरियड था, ब्रिटिश पीरियड है ना, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे क्या हुआ ये देख सकते हो, दैट इज 1900 से लेकर के 1947 तक। तो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो कितना है, अप्रॉक्स 1%, मैंने आपको बताया। जीडीपी का जो ग्रोथ है वो कितना है, 0.8%। हाँ। उसके बाद आपका क्या आता है, दैट इज 1951 से 67, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ कि ग्रोथ रेट आपका इंक्रीज किया, है ना। जीडीपी ग्रोथ भी क्या हुआ, इंक्रीज किया, ठीक है ना। दोनों ग्रोथ रेट भी इंडस्ट्री और चाहे जीडीपी दोनों का इंक्रीज किया। फिर आपका ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज होने के कारण, ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज होने के कारण क्या, आपका जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुआ, ठीक है ना। कंट्रोल सिस्टम होने के कारण आप देख सकते हो जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्रीजेस 2% से। उसके बाद आप अगर बात करें कि यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज ही किया क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का ज्यादा ग्रोथ हो रहा था। उसके बाद आपका आता है, दैट इज योर नेक्स्ट वन इज दैट इज फिस्कल 1980 से लेकर के 1990 तक। 1980 से 1990 तक क्या हुआ, वो थोड़ा सा लिबरल पॉलिसीज अपनाने के कारण ग्रोथ 7% हुआ। उसके बाद ये भी आपका इंक्रीज किया, जीडीपी ग्रोथ भी 5.6%, ठीक है। उसके बाद आता है दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म के पास क्या हुआ कि इंडस्ट्री का ग्रोथ डिक्रीज किया थोड़ा सा, 5.6% पूरा अगर एवरेज निकाले तो। और अगर बात करते हैं कि जीडीपी का क्या हुआ, तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो भी सेम रहा बिल्कुल। अब गोल्डन पीरियड की बात करते हैं तो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है 7.8% और जीडीपी भी है वो 7.8%। गेटिंग? तो ये आपका समरी है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट में तैयार करेंगे कि 1% ब्रिटिश के टाइम पे था, फिर आजाद हुआ, ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर जब राजीव गांधी का आया, राजीव गांधी और इंदिरा जी आए तो क्या हुआ, इंक्रीज किया। फिर आता है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म, थोड़ा सा डिक्रीज किया, फिर आपका गोल्डन बहुत ही इंक्रीज किया। तो इस तरीके से बताएंगे। अब बात आता है 3 फेज के अंदर, अगर आप देखते हैं 3 फेज के अंदर हम देखने जा रहे हैं ग्रोथ रेट को। तो अगर ओवरऑल जीडीपी की बात करें, ओवरऑल जीडीपी का, तो आपका ग्रोथ कितना है। तो ओवरऑल अगर जीडीपी की बात करते हैं तो 3 फेज, एक तो 51 से लेकर के 75 तक, 51 से लेकर के 80 तक,
क्योंकि इस फेज में जो था वो कंट्रोल सिस्टम था, बिल्कुल कंट्रोल सिस्टम था आपका इंडियन इकोनॉमी, है ना, सरकार के हाथ में, पीएसयू, है ना, लाइसेंसिंग राज। तो ये सिस्टम 80 से लिबरल होना स्टार्ट हुआ, 80 से 90 तक कुछ लिबरल हुआ, और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो ये 3 फेज के अंदर आपको देखा गया है। और ये 80 से 90 किसके टाइम पे है? दैट इज कौन थे उस टाइम पे? राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ठीक है ना, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। तो इस पीरियड में अगर देखा जाए क्या हुआ, तो इनिशियली 50 से 80 के बीच में जो ये ग्रोथ रेट था वो क्या था? 3.48%। ओवरऑल जीडी का 3.48%, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम था। 5% से अगर ग्रोथ रेट कम है मतलब इकोनॉमी आपका अच्छा नहीं कर रहा है नॉर्मली, तो 5% से कम है मतलब कि आपका नहीं कर रहा है अच्छा इकोनॉमी। लेकिन 90s-80s के टाइम में ओपन हुआ थोड़ा सा लिबरल सोच का, तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करके कितना हो गया? 4.38, 1% का इजाफा देख सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म आया 1991 से लेकर के 2005-6 तक, कितना इंक्रीज कर गया? फिर से 1%, दैट इज 5.38 या 65, 5.89%। तो आप देख रहे हो 1% का इंक्रीज हो रहा है। तो पूरे 30 सालों के अंदर जो है वो 1% इंक्रीज हुआ 30 ईयर्स के अंदर, और यहाँ पे 15 ईयर्स के अंदर 1% का इंक्रीज हुआ। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे स्लोअर ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ और यहाँ पे फास्टर ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म। गेटिंग माई पॉइंट कि ग्रोथ रेट ओवरऑल जीडीपी का पहले स्लोअर इंक्रीज हो रहा था, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, ठीक है ना, बट आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद आपका जो ग्रोथ रेट है ओवरऑल जीडीपी का वो तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो 3.5, 4.5, 5.5 ऐसे याद आपको रखना है। नेक्स्ट वन इज योर आपका मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी क्या था? मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का क्या था, कितना ग्रोथ था? ये 3 फेजेस के अंदर। तो पहला फेज की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी था वो कितना था? आप जानते हैं 5.96%। तो कब से कब तक है? 56, दैट इज 66 तक, 66 तक, मतलब 50 से 66 तक। तो यहां पर क्या था कि आप जानते हैं 5.93% की थोड़ा सा लिबरल, पहला जो इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसीज था उसके अंदर थोड़ा सा लिबरल अप्रोच अपनाया गया था कि प्राइवेट वाले हुए, इस कारण ग्रोथ 5% से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन 1966 के बाद क्या हुआ आपका कि बिल्कुल कंट्रोल सिस्टम आया, नेशनलाइज किया गया, एमआरटीपी एक्ट आया, है ना, फेरा आया, जिसके कारण क्या हुआ? ग्रोथ है आपका डिक्रीज कर गया। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद आपका 1966 से 95 तक यही बात कि ग्रोथ आपका ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा, डिक्रीज किया ओवरऑल इंडस्ट्री सेक्टर का। फिर अगर बात करते हैं आप कि 1995 से 2005 तक क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, साथ में गोल्डन पीरियड इसके अंदर है, दैट्स वाई आपका जो ग्रोथ होगा वो इंक्रीज किया। तो आप देख सकते हो पहले तो ये ज्यादा था 5%, फिर डिक्रीज हुआ यहाँ पे 4%, फिर 6%। समझ रहे हो? तो ये पैटर्न था कि फिर डाउन हुआ पहले फेज में 50 से 65 तक 5% से ज्यादा, दूसरा 65 से लेकर के 95 तक, दैट इज आपका डिक्रीज किया, फिर आपका 95 से 2000 तक दैट इज इंक्रीज किया। ठीक है, उसी तरीके से आप नीचे दिया हुआ है रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी, मतलब वैसे मैन्युफैक्चरिंग वाले जो रजिस्टर्ड थे, ठीक है ना, तो उनका अगर बात किया जाए कि पहला, क्योंकि कंट्रोल रिजिम आया, कंट्रोल रिजिम आने के कारण जो पहले 7.7% उनका ग्रोथ रेट था वो डिक्रीज होकर के कितना हो गया? 4.66%, क्योंकि कंट्रोल रिजिम इस टाइम पे आया। 66 से 80 के बीच में कंट्रोल रिजिम बिल्कुल चरम सीमा पे था, ठीक है ना, तो आपका डिक्रीज किया। उसके बाद आपका इंक्रीज किया क्योंकि ओपन इकोनॉमी हुआ, तो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंक्रीज की। अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करते हैं तो कंट्रोल रिजिम आने के कारण कम हुआ, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि अनरजिस्टर्ड ये थे, है ना। रजिस्टर्ड के लिए चाहिए था आपको लाइसेंसिंग चाहिए, एमआरटीपी के अंदर आप अगर आते हैं तो वहां पर आपको लिमिट है, तो रजिस्टरिंग के लिए वो ज्यादा तेजी से कम हुआ, लेकिन अनरजिस्टर्ड जो है वो कम तेजी से कम हुआ, ठीक है। लेकिन आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो जीडीपी कि हर साल, हर जो 3 फेज है, हर फेज के अंदर 1% से इंक्रीज होता
चला गया। इंडस्ट्री सेक्टर क्या हुआ कि 5% से डिक्रीज 4.5% के ऊपर आया, फिर से 6.5 के ऊपर चला गया। दैट इज योर स्टोरी। उसके बाद आता है कि हाँ, हम लोग 2005-2008 तक फाइनेंशियल क्राइसिस तक देख लिए। उसके बाद क्या सिनेरियो था? तो उसके बाद सिनेरियो ये था कि 2008 से अगर 2013 का स्टोरी हम लोग देखें, 2008 से 2013, तो 2008 दैट इज फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। तो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे जो है, उससे पहले आपका ये जो हमारा इकॉनमी था, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ थी उस टाइम पे, वो कितनी थी? 15% के आसपास, 15.5%। लेकिन जो क्राइसिस आया, क्राइसिस आने के बाद जो इफेक्ट पहुंचा, जो एक्सटर्नल डिमांड है, एक्सपोर्ट है, वो डिक्रीज होने के कारण, और भी इकॉनमी के अंदर और भी तरीके के इम्बैलेंस आने के कारण आपका जो ग्रोथ है इंडस्ट्री का, वो डिक्रीज होकर के कितना पे आ गया देख सकते हैं। एक साल के अंदर जो है वो 2.5%, 13% का ग्रोथ रेट का गिरावट हुआ। तो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑन इंडियन इकॉनमी, ऑन इंडस्ट्रीज इज व्हाट? उसके कारण 13% आपका 15% से आपका 2-2.5% पे ग्रोथ रेट हो गया। लेकिन फिर से जब आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आपका 1-2 सालों के अंदर जब सही हुआ, तो फिर से डिमांड थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण फिर से ये रिवाइव किया इकॉनमी। 5.3% का ग्रोथ रेट है ना, 9-10 के अंदर 5.3% का। फिर 10-11 के अंदर आपका जो ग्रोथ रेट है वो और बढ़ करके 8.2% का हो गया, ठीक है ना। तो 10-11 तक आपका इकॉनमी अच्छा वर्क कर रहा था, बिल्कुल, ठीक है ना। सिर्फ 1-2 साल छोड़ करके जो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे आया, ठीक है। अच्छा, ये क्यों डिक्रीज किया? डिक्रीज बता चुका हूं, क्योंकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट कम गया, है ना, डिमांड जो था वो कम गया, साथ ही साथ सप्लाई भी क्या हो गया, कम गया, ठीक है, इस कारण। तो ये हम 2011 तक हमारा 7-8% का आपका जीडीपी ग्रोथ कर रहा था इंडस्ट्रीज का। 12-13 के अंदर क्या हुआ कि आपका जो ग्रोथ है इंडस्ट्री का वो डिक्रीज होकर के 1% पे आ गया। कितना पे? 1% पे आ गया, क्योंकि डिमांड कम गया, इन्वेस्टमेंट कम किया गया, महंगाई आ गया, ठीक है ना। साथ ही साथ जो फिस्कल बर्डन था, हम आगे देखेंगे कि क्यों, क्या रीजन था, वो ज्यादा सरकार के ऊपर आ रही थी। एनपीए जो थी वो ज्यादा क्रिएट हो रही थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो 12-13 के अंदर क्या हुआ, हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर का ग्रोथ है 1%। 13-14 के अंदर अगर ग्रोथ देखिएगा तो 0.4%। दैट इज अ बहुत कम ग्रोथ रेट। ये तो ब्रिटिश टाइम से भी कम ग्रोथ रेट है, समझ रहे हो। तो ये आपका वर्स्ट फेज था आपका इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, ये चीज। अब हम लोग बात करते हैं क्यों जो है वो ग्रोथ जो है वो मॉडरेट हो गया। क्यों ग्रोथ इधर के टाइम पे देख रहे हैं कि 13-14, तो ये सब में क्यों जो ग्रोथ है वो कम हो गया, क्या रीजन था? तो रीजन क्या है? सबसे पहला, दैट इज स्लगिश ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर कम ग्रोथ हो रहा था, दैट्स वाई, है ना। इन्वेस्टमेंट सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं था, रोड, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, लॉजिस्टिक, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं था। नेक्स्ट वन इज दैट इज डी एक्सेलरेशन इन द ग्रोथ ऑफ क्रेडिट फ्लो। जो क्रेडिट फ्लो मतलब जो बैंक के द्वारा पैसे दिया जाते है कंपनीज को, दैट इज क्रेडिट प्रोवाइड की जाती, उसमें कमी हो गई, है ना। बैंक जो है वो कम क्रेडिट प्रोवाइड कर रही थी, महंगे लोन के ऊपर पैसे दे रही थी कंपनीज को, जिसके कारण। थर्ड वन इज ग्लोबल जो इकोनॉमिक, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसके कारण जो ग्लोबल का डिमांड था वो अभी भी रिकवर नहीं किया था, अभी भी वो रिकवर कर रहा था, दैट्स वाई। चौथा जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट का पॉलिसीज का भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा। लाइक 2014-15 के अंदर आया मेक इन इंडिया, जो कि हमारे सेक्टर, हमारे डोमेस्टिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, बाहर वाले को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अपनाया गया, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर कम होना स्टार्ट हुए। गेटिंग माई पॉइंट, जिस कारण आपका ग्रोथ कम हुआ। तो ये अब बात आता है, इस टेबल को समझते हैं। ये टेबल आपको ब्रेक करके बताया हुआ है कि इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर भी अलग अलग चीजें आती, लाइक मिनरल्स, लाइक माइनिंग, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड, तो ये सारी चीजें आते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या इम्पैक्ट, क्यों डिक्रीज किया, क्या रीजन था डिक्रीज करने का ग्रोथ इधर के पीरियड में।
तो आप जो सबसे बड़ा रीज़न था वो आप देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर गुड है -2.8, -3.4, ये 13, 14, 14, 15, ये सब में आप देख रहे हैं ये बिल्कुल निगेटिव में, कंज्यूमर गुड निगेटिव के अंदर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड जो है वो भी किस में है, निगेटिव के अंदर। आप देख सकते हो -12, -12, -9, -20, -15। तो कंज्यूमर गुड और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड जो है वो निगेटिव ग्रोथ उनका होने के कारण जो है वो आपका इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो कम था, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो माइनिंग की बात करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये निगेटिव से ये रिवाइव हुआ, ये रिकवर किया। पहले नेगेटिव में था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, लेकिन ये फिर रिवाइव किया। देख सकते हैं आप -0.6 से 1.5 है ना, फिर 3। तो ये माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो रिवाइव किया। अच्छा, 15-16 के अंदर अब क्या इम्पैक्ट आया? 15-16 का अंदर इम्पैक्ट है कि जो कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के अंदर डिमांड कम थे वो ज़्यादा होना स्टार्ट किए, मतलब इधर ज़्यादा है, पॉजिटिव के अंदर है, देख सकते हो आप। लेकिन जो कैपिटल गुड था इधर देखिए आप पॉजिटिव में है, कैपिटल गुड पॉजिटिव के अंदर है लगभग फेज के अंदर, लेकिन 15-16 के अंदर कैपिटल गुड जो है -10% नेगेटिव के अंदर है। समझ रहे हो? तो जब कैपिटल गुड पॉजिटिव में है तो कंज्यूमर गुड नेगेटिव में है, और जब कंज्यूमर गुड पॉजिटिव के अंदर है तो कैपिटल गुड नेगेटिव में है। समझ रहे हो? दैट इज उल्टा बात, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका है वो ग्रोथ आपका कम हुआ ड्यूरिंग रिसेंट टाइम, ये टेबल आपको बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब नया जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है इसके अंदर हमने ट्रेंड अच्छे तरीके से देख लिया कि क्या ट्रेंड था इंडस्ट्री सेक्टर का। अब हम लोग कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज का जो चैलेंजेस है क्या क्या वो चीजें थी हम लोग देखते हैं। पहला जो था चैलेंजेस वो क्या था गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए, वो था डिफिकल्ट बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट था वो डिफिकल्ट था इंडिया के अंदर। किस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर अगर कोई बिजनेस ओपन करना सोच रहा है तो उसको 27 दिन लग जाते थे ओपन करने में, एक बिजनेस को 27 दिन लग जाते थे टू स्टार्ट अ कंपनी इंडिया। और अगर पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट सिंगापुर या हांगकांग की बात करें वहां पे कितना दिन लगता है, 1 से 2 दिन लगता है। उतने 1 से 2 दिनों के अंदर बिजनेस एक्टिविटी कोई अगर चाहता है तो वहां पे स्टार्ट कर सकता है। तो इसलिए बिजनेस को स्टार्ट करना यहाँ पे डिले हो रहा था, मुश्किल था, ठीक है। लेकिन इधर के टाइम पे इंडिया जो है वो थोड़ा सा अच्छा वर्क किया, जिसके जो कि बताया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिपोर्ट में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट है ये जारी किया जाता था। तो इंडिया का 2014 के अंदर 2014 के अंदर जो रैंक था 143 थी, और ये 2020 के अंदर जाकर के 63 होगी। समझ रहे? तो यहाँ पे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या बताता है, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए वो उस कंट्री के अंदर कितना स्मूथ बिजनेस एक्टिविटी होता है, ठीक है ना। हम लोग पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देख चुके हैं पॉलिसीज वाले में कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसे कहते हैं। तो इंडिया उसके अंदर अच्छा वर्क किया, तो थोड़ा सा इसके अंदर इंडिया इंप्रूव किया है कि अब जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 12-13 दिन अभी भी लग रहे हैं। नेक्स्ट वन इज लेबर डिप्लॉयमेंट रेजिडिटी। इंडिया के अंदर जो है वो बहुत तरीके के लेबर यूनियन है, ट्रेड यूनियन बहुत तरीके के, और इस ट्रेड यूनियन के कारण क्या है कि इतना पैसा इससे कम नहीं हम ले सकते हैं, आप हमें जॉब से नहीं निकाल सकते हैं। इस कारण इंडस्ट्री सेक्टर जो है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो इंडिया के अंदर जो है 50 से ज्यादा कानून जो है वो स्टेट या सेंटर का 50 से ज्यादा कानून जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो है वो लेबर रेगुलेशन को इफेक्ट करता है। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज लेबर कंडीशन को इफेक्ट करता है 50 से ज्यादा कानून, उससे इंडस्ट्री सेक्टर को जूझना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज रेगुलेशन डिले एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, है ना, कि डिले होना और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर जो रेगुलेशन की बात किया जाता है इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर वो कितना है, 1240 रेगुलेशन है, 1240 रेगुलेशन इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर है डेट अप्लाई टू द इंडस्ट्री सेक्टर, जो कि बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आपका क्या होता है, डिले होता है, ठीक है ना। रेगुलेशन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, डिले होगा कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर, है ना, ट्रांसपेरेंसी कम होगी। नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक क्या है, दैट इज
इंडिया के अंदर जो है अगर कंजम्पशन की बात किया जाए, पावर कंजम्पशन की बात किया जाए, वो कितना है 760 किलोवाट आवर। इंडस्ट्री सेक्टर के द्वारा जो पावर कंजम्पशन है वो 760 किलोवाट आवर है। चाइना के अंदर अगर बात किया जाए वही कितना है 3000 किलोवाट आवर। और अगर यूएसए के अंदर बात किया जाए तो कितना है 12000 किलोवाट आवर। मतलब इंडिया में इंडस्ट्री सेक्टर को जो पावर है वो कम मिलता है। समझ रहे हो, जो लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कम इंडस्ट्री सेक्टर को प्रोवाइड हो पाती है। ठीक है ना, जिसके कारण जो लार्ज मैन्युफैक्चरर है वो अपने यहाँ वो ग्रिड खोल लेते हैं अपने आप। लेकिन अपने आप अगर वो ग्रिड खोल रहे हैं कि 100% जो है वो हम पावर कंजम्पशन करेंगे, अपने लिए खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद कंजम्पशन करेंगे, लेकिन उनको कॉस्ट क्या पड़ रहा है ज़्यादा, 50-60% कॉस्ट उनको ज़्यादा पड़ रहा है। दैट इज प्रॉब्लम कि पावर कंजम्पशन के अंदर दिक्कत है। दैट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। नेक्स्ट वन इज हाई कॉस्ट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक क्रेडिट। जो क्रेडिट है इंडिया के अंदर वो कम है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट इंडिया के अंदर अगर कोई कमर्शियल बैंक लोन लेना चाहता है तो उसे पे करना पड़ेगा 5 से 6%। 5 से 6% उसको इंटरेस्ट रेट के ऊपर उन्हें लोन मिलेगा। लेकिन अगर ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल कंपटीटर की बात करते हैं तो बाहर में कोई भी लोन ले सकता है, 1 से 2% उनको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, 1 से 2%। गेटिंग माई पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में अगर किसी को पैसे चाहिए फर्म को तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। दैट्स वाई वो पैसे नहीं ले रहा है बैंक से और मशीन नहीं खरीद रहा है, जिसके कारण ग्रोथ कम है। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, लेकिन हाल के टाइम में क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जो है वो अलाउ किया है कि आप 200% आपका जो नेट वर्थ है किसी भी कंपनी का, उतना तक आप एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बाहर वाले से कौन उधार लेंगे? जो बड़े मैन्युफैक्चरर होंगे वो उधार लेंगे, और छोटे छोटे अगर मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इंडियन बैंक के ऊपर। और इंडियन बैंक क्या दे रहा है? महंगा लोन दे रहा है ना, और बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा ये जो है वो कोलेट्रल मांगता है लोन देने से पहले। इस कारण जो है स्मॉल स्केल अगर की बात किया जाए, स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो है, उनके लिए ये दिक्कत पैदा होती है। ठीक है ना, पैसे लेने में। फिर बात आता है क्या ज़रूरी है। ये तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या जो है वो खामियां हैं। तो हम लोग देखते ही लिए कि लेबर में खामियां हैं, बिजनेस एक्टिविटी लेट होता है, डेट इज रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है। तो ये सब फिर क्रेडिट चीपली प्रोवाइड नहीं होता है। तो अगर अच्छा करना है हमको इंडस्ट्री सेक्टर को, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस एक्टिविटी को तेज करना होगा कि कोई भी आकर के 1-2 दिनों में बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है इंडिया के अंदर, पहला। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है इसको इंक्रीज बॉटलनेक्स जो है उसको कम करना होगा, है ना, पावर सेक्टर को बढ़ाना होगा। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर को टाइमली मिल पाए जितना वो चाह रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर आता है कि जो क्रेडिट है वो बैंक के द्वारा चीपली प्रोवाइड किया जाए, इंसेंटिव दिया जाए इंडस्ट्री वगैरह सबको। ये फिर जो लेबर का जो लॉ है उसको कम किया जाए, है ना, रेगुलेशन जो है उसको कम किया जाए। तो इस तरीके से आपका इंडस्ट्री सेक्टर का ग्रोथ इंक्रीज करेगा। जो खामियां हैं उसको पलट दो, वो सही हो जाएगा, कि उसको अपोजिट कर देंगे वो सही हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है व्हाट नीडेड, कंपटीशन को इंक्रीज करो, मतलब कि जो रेगुलेशन है उसको कम करो, जो डुअलिज्म है उसको कम करो। डुअलिज्म का मतलब क्या होता है? डुअलिज्म का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर जो अच्छे तरीके से जॉब कर रहे हैं उनका सोशल सिक्योरिटी है। इनफॉर्मल सेक्टर जो नहीं, जो सिंपली वेज गेनर है, वो कुछ दिनों के लिए काम कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, टेम्प्रोरी सीजनल वर्कर जो है वैसे, तो वो इनफॉर्मल है। तो ये दोनों के बीच में जो गैप है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के कारण ज़्यादा हुआ। दोनों के बीच के इनकम गैप या फिर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की गैप जो है वो इंक्रीज किया, इसको कम करना है। ठीक है ना, दैट इज जो डुअलिज्म है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, उसे कम करना है। नेक्स्ट वन इज जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बना, कम करो। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज जो कॉम्प्लियंसेस बर्डन है उसको कम करो। ठीक है ना, जो कॉम्प्लियंसेस बर्डन है लाइक लेबर लॉस,
उसको कम करो। बिजनेस एक्टिविटीज़ में टैक्सेस अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, वो सब चीज़ को कम करो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इंक्रीज करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करो। ओके, अब आपका आता है कि हमने देख लिया कि किस तरीके से सही कर सकते हैं, क्या खामियां थी, ठीक है, और ट्रेंड क्या था। अब ये दो लोगों के द्वारा कहा गया कि इंडिया, पहला जो थे वो है दैट इज कोचर। कोचर 2006 में एनालिसिस किए इंडियन इकोनॉमी को, और उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो इंडिया जो है ना, इंडिया के अंदर क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्ट जो है लोग निकल करके सर्विसेज सेक्टर में जाने लगे। इंडस्ट्री सेक्टर इंडिया के अंदर जो है वो मिस हो गया, है ना। सीधे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री सेक्टर, जो कि सेकेंडरी सेक्टर कौन है, इंडस्ट्री में जाना चाहिए था, फिर सर्विसेज में जाना चाहिए था, है ना। पहले मजदूरी करते, पहले एग्रीकल्चर खेत पे काम करते, फिर वो इंडस्ट्री में काम करना उनका बच्चा स्टार्ट करता, फिर इंडस्ट्री आउटपुट बनाता तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सर्विसेज के लिए वो स्टार्ट हो जाते। ये फॉर्मेट था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन इंडिया के अंदर क्या देखा गया कि इंडिया एग्रीकल्चर से लोग निकल करके लेबर जो है वो सर्विसेज, इंडस्ट्री के अंदर जा ही नहीं रहे थे। समझ लो, तो दैट इज आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डायरेक्ट शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज, है ना, बाईपास द इंटरमीडिएट स्टेज दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर को बाईपास करते हुए। नेक्स्ट दैट इज OECD, व्हाइल एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, इनके द्वारा क्या कहा है, इनके द्वारा कहा गया कि इंडिया जो है ना, यूनिक डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुआ। यूनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इंडिया का जीडीपी में, इंडिया का अगर बात किया जाए, ग्रोथ तो इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ इंडिया का बढ़ रहा है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है जीडीपी में वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। ग्रोथ आप 5% हो रहा है, कभी 8% हो रहा है, कभी 4%, कभी 7%, तो ग्रोथ हमेशा इंक्रीज कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, लेकिन जो शेयर है आपका, शेयर की 17-18% जो आपका शेयर है, ये सेम है, ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। दैट इज इंडिया फॉलो अ यूनिक डेवलपमेंट पॉलिसी, शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन टोटल जीडीपी नॉट इंक्रीजिंग विद द इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि डीपली रूटेड प्रॉब्लम है इंडिया का, है ना, जड़ खराब है। क्यों? क्योंकि आपका पहला जो है वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर रेगुलेशन है, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर रेगुलेशन है, कितना बनाना है, इससे ज्यादा नहीं, इतना प्राइस होना चाहिए, ये रेगुलेशन। दूसरा एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन रेगुलेशन है कि इंडस्ट्री ऐसे जॉब है ऐसे ही नहीं निकाल सकती, इससे कम वेज नहीं दे सकते, मिनिमम वेज उनको इतना ही देना पड़ेगा, दूसरा। तीसरा अगर बात करते हैं दैट इज नॉट एबल टू फुली एक्सप्लॉइट इट्स कॉम्परेटिव एडवांटेज, मतलब जिस चीज में कॉम्परेटिव एडवांटेज था इंडिया का, किस चीज में था, लेबर इंटेंसिव गुड, लेबर इंटेंसिव गुड के अंदर इंडिया का क्या था, कॉम्परेटिव एडवांटेज था। तो जिसमें एडवांटेज था वो इंडिया नहीं अपनाया, क्या अपनाया, जिसमें नहीं था, कैपिटल गुड्स को, जिसके कारण जो है वो ग्रोथ आपका कम था। ओके, नेक्स्ट वन इज लेबर लॉज। लेबर लॉ जो है इंडिया के अंदर 70-50 ऐसे लेबर लॉ है जो सेंट्रल स्टेट के हाथ में है, वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं लेबर को, ठीक है ना, जो कि इंडियन सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल स्टोरी हुआ किसके ऊपर, ट्रेंड एंड पैटर्न इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या खामी है आपका, दैट इज द सेकेंड पॉइंट, आपका खामी हम लोगों ने देखा, दैट इज व्हाट चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्या क्या खामी है। तो ये दो चीजें इसके अंदर हम लोगों ने बात किया, ठीक है। तो अगर समरी के फॉर्म में आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कब हुआ, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ कब हुआ, गोल्डन पीरियड के टाइम पे। सबसे कम इंडस्ट्रियल ग्रोथ कब हुआ, सबसे कम इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2012-13 0.6 0.8 ऐसे कुछ, ठीक है ना। उसके बाद आपसे अगर पूछे कि ब्रिटिश काल के टाइम पे कब आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना था, 1% का, समझ रहे ना कि 1% का ब्रिटिश टाइम पे आपका इंक्रीज हो रहा था। फिर इनिशियली जब आया आपका इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस हुआ, उसके 15 साल तक 5% से ज्यादा, फिर अगले 15 साल तक 80 तक डिक्रीज 4.5%, है ना, क्योंकि कंट्रोल ज्यादा। फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर से आपका जो ग्रोथ है वो इंक्रीज किया, है ना, 7% के आसपास।
फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म थोड़ा सा कम हुआ 5.5% के आसपास, फिर गोल्डन पीरियड जो इंक्रीज हो करके 8% के आसपास, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल इंडस्ट्री सेक्टर का जो ग्रोथ है इसका ये ट्रेंड था। और उसी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे क्या था कि लगभग 11% का 15% का ग्रोथ रेट कर रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस आने के कारण 2.5%, फिर रिवाइव के 5%, फिर रिवाइव के 8% पे चला गया। समझ रहे? तो ये आपका ओवरऑल इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर लेक्चर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तब तक आप लोग रिवाइज करें लेक्चर्स को, और साथ ही साथ नीचे नोट्स भी दिया गया है, दैट इज ये जो पीपीटी है वो मैं नीचे पीडीएफ डाल रखा हूं, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर या लाइक जो है वही मोटिवेशन देता है कि आपके लिए और ज्यादा करें, ठीक है। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।